शांति से सुननी है। यस, ओके, चलो अपन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? इधर ध्यान दो, मैं एक बार बता रहा हूँ दोबारा से। अपन बात कर रहे थे, एक पहला ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये पूछा इसने, व्हेन केयरिंग ऑफ मेल क्लाइंट, एक मेल क्लाइंट की केयरिंग कर रही है। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो ढंग से सुन सकता है दोबारा से। एक नर्स है जो एक केयरिंग कर रही है मेल क्लाइंट की, जो क्या रिसीव कर रहा है, कीमोथेरेपी। उसको कीमोथेरेपी चल रही है फॉर कैंसरस, इसको किसी भी टाइप का कैंसर हो सकता है। अब ये नहीं पता रखा इसने कि मैलिग्नेंट है या बीपीएच है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कंडीशन हो सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि एट विच टाइम शुड नर्स कंसीडर्ड दैट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसने ये बोला है कि बताइए किस टाइम पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी। तो इसका मतलब कैंसर से कोई इसका वास्ता नहीं है। इसने ये नहीं बताया किस टाइप का कैंसर है। अल्टीमेटली थोड़ा सा इसने क्वेश्चन घुमा के ये बोला है केवल कि बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब होती है। मैं आपको बोल रहा था कि अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की, अगर हम लोग बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की, तो उसमें अगर देखा जाए तो स्पर्म को बनाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है, स्पर्म को बनाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से। उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन सी सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। अगर मैं बात करूं लीडिंग सेल निकालती हैं। उसमें भी अगर पूछा जाए कि ये कहां से निकलता है तो सेमेनिफेरस ट्यूबुल, सेमेनिफेरस ट्यूबुल। ये पूछा जाए कि बताइए ये सेमेनिफेरस ट्यूबल्स जो होती हैं ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, और ये बोले तो टेस्टिस के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगी। अगर बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि बताइए स्पर्मेटो, या एक और क्वेश्चन आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, आज पूरी स्पर्म का पोस्टमार्टम करते हैं अपन, क्या लफड़ा है पूरा। अगर बात करें ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है मैच्योरेशन। बोले तो अगर मैं बात करूं स्पर्मेटिड से, अगर मैं बात करूं स्पर्मेटिड से, बोले तो स्पर्म का मैच्योरेशन होना, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में चर्चाएं कर रहा हूं, आपको याद रखनी है ये। बाकी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पढ़ते होंगे वहां सुनते होंगे, लेकिन फिर भी सुनो। जब क्वेश्चन आया है तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन होना स्पर्म का, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब मैच्योर होना। इमैच्योर होगा उसको मैच्योर करना होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था कि बोले तो स्पर्म जो होते हैं कब बनते हैं, तो मैंने बोल दिया ये प्यूबर्टी की एज पर बनते हैं। स्पर्म जो बनते हैं वो प्यूबर्टी या एडल्ट एज के अंदर बनते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये एट प्यूबर्टी पर। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होगा वो चाइल्ड एज से ही होगा, ये याद रखें। ये चाइल्ड एज में भी होगा, यह एडल्ट में भी होगा, और नेक्स्ट अगर बात करूं ये ओल्ड एज में भी होगा। अब सुनो, सबसे पहली बात, जब ये चाइल्ड एज में होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो अब क्या करेगा, तब भी ये होगा, लेकिन उस टाइम पर ये मैच्योरेशन करवाएगा प्रोस्टेट का। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल के अंदर, वहां चला जाएगा और प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वहां प्रोस्टेट को मैच्योर करवाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, जैसे ही एडल्ट एज आती है, एडल्ट एज आएगी, उस स्थिति में यह स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा।
क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। और जैसे ही ओल्ड एज आएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाती है, स्पर्म का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर ये बोले तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये DHT हार्मोन में तब्दील कर दिया जाता है। सुनो तो कहानी, अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान दीजिए, जैसे ही बोले तो ओल्ड एज आएगी, जैसे ही ओल्ड एज आएगी तो एक एंजाइम निकलता है जिसे अपन नाम देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। अगर मैं बात करूं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, इसको निकालती हैं, ध्यान रखना, वास्ट डिफेंस। बोले तो अगर मैं बात करूं ये टेस्टिस जो हैं इसके अंदर मैं बात करूं यहां से जो डिफेंस जाती है वास्ट डिफेंस, उसके बाद बोले तो सेमाइनल वेसाइकल, नेक्स्ट अगर बात करें एजैकुलेटरी डक्ट, और ये एजैकुलेटरी डक्ट इस तरीके से प्रोस्टेट यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है। कहने का मतलब ये क्या करेंगी बोले तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम निकालेंगी, और ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ध्यान दो कन्वर्ट कर देगा डिहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन, या इसको DHT के नाम से जानते हैं। और ये जाके इस व्यक्ति के अंदर करवाएगा प्रोस्टेट कैंसर, ये करवाएगा प्रोस्टेट कैंसर, और उस कैंसर को बोलते हैं अपन BPH, विनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब हुआ क्या, टेस्टोस्टेरोन पर बात आई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है चाइल्ड एज में भी होता है, लेकिन चाइल्ड एज में ये प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है नॉर्मली। जैसे एडल्ट एज आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में बिजी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे ओल्ड एज आती है तो स्पर्म का काउंट कम होने लगता है, स्पर्म बोले तो कम बढ़ने लगते हैं, तो इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, और इसका लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो कहीं ना कहीं वास्ट डिफेंस, सेमाइनल वेसाइकल या एजैकुलेटरी डक्ट वगैरह जो होती हैं ये निकालती हैं। ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट कर देगा, और ये कैंसर का कारण बन जाएगा मेल में। उस कैंसर को बोलते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा के चारों ओर होती है वो बड़ी हो जानी है, उसको कैंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ये तो नॉर्मली बातें, ये तो क्वेश्चन का जवाब तो मिल ही गया, लेकिन कुछ एडिशनल बातें भी कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहीं से मिल गया। बोले तो अपन बात करें तो पूछा गया कि बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है, तो आंसर बोले तो क्या जाएगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पर। कुछ एडिशनल बातें जो मैं बता रहा था तो सुनो। सबसे पहले मैं सीमेन के बारे में बता रहा था थोड़ा सा। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि टोटल सीमेन कितना होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम पूछा जाए बेटा आप लोगों से, तो आंसर करेंगे मोर देन 1.5 ml, इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप लोग सीमेन की एनालिसिस करवा रहे हो, जांच करवा रहे हो, मेल जो है, मेल की जांचें होती हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फीमेल की भी होती है, मेल की जांच बता रहा हूँ। अगर मोर देन 1.5 ml, 1 ml के अंदर बोले तो वो इतना ml तो होना ही चाहिए, उसका सीमेन इससे भी कम है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सीमेन के अंदर पाए जाते हैं स्पर्म। अगर पूछ लिया जाए नॉर्मल स्पर्म कितने होने चाहिए, तो 15 मिलियन। अगर मैं बात करूं 15 मिलियन पर ml, लगभग 1.5 ml तो होना ही चाहिए। उसमें भी 1 ml के अंदर 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। 15 मिलियन स्पर्म होंगे, इस हिसाब से एवरेज होगी। तो टोटल पूछा जाए, अगर टोटल पूछ लिया जाए कि स्पर्म कितने होंगे, तो आप करेंगे 39 मिलियन। ध्यान दीजिए, टोटल अगर मान के चले पूछा जाए कि बताइए कितने स्पर्म होने चाहिए, तो ध्यान रखना 39 मिलियन, 39 मिलियन। अरे हाँ या ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बात समझिए, ये क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। वो ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कितना सीमेन है, क्या है, पूरा काउंट बता रहा हूँ। सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्म का वॉल्यूम टोटल इतना होना चाहिए। अगर मान के चलें उसमें भी स्पर्म देखे जाएं तो 15 मिलियन 1 ml के अंदर आने चाहिए, इस हिसाब से जांच होगी। हमने 1 ml की जांच की, उसमें 15 ml हैं, तो 15 मिलियन हैं, तो अपन बोलेंगे नॉर्मल स्पर्म काउंट है इसका,
स्पर्म काउंट चेक करवाते ही नहीं करवाते। उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल, अगर पूछ ले सीधा, कोई एमएल वेमएल नहीं, तो सीधा पूछ ले टोटल स्पर्म कितने होने चाहिए, लगभग 39 मिलियन होने चाहिए। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार में बोले तो जब एजैकुलेशन होता है तो लगभग इतने स्पर्म तो जाने ही चाहिए अंदर, हाँ या ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ बातें होती हैं, आप लोग साथ में लिख रहे हो ना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए, एक वर्ड होता है जिसे अपन नाम देते हैं बेटा एस्पर्मिया। चलो पूरी ही बात कर लेते हैं अपन। एक वर्ड होता है जिसे अपन क्या नाम देते हैं, एस्पर्मिया। एक वर्ड होता है जिसे अपन नाम देते हैं एजूस्पर्मिया। ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं दोनों के बारे में क्लियर किया जाए तो स्पर्म का, अगर मैं बात करूं एजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, जो कोई व्यक्ति है उसके अंदर लैक हो जाए ऑफ किसकी, सीमेन की। अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति के अंदर सीमेन नहीं है, कमी हो गई है, जितना सीमेन आना चाहिए था उतना सीमेन नहीं है, तो उसे अपन क्या नाम देंगे, या लैक क्या, एब्सेंट ही बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए अपन, एब्सेंट। अरे क्लियर है क्या। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो उसको अपन नाम देंगे एस्पर्मिया, सीमेन की बात कर रहा हूं मैं। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ध्यान दो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बोले तो सीमेन तो है, सीमेन तो है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है, स्पर्म नहीं है। अगर मैं बात करूं सीमेन तो है लेकिन स्पर्म नहीं है, तो उसे अपन क्या नाम देंगे, एजूस्पर्मिया। जैसे ऐसा कैसे हो सकता है सर, तो सुनो, मेरा कहने का मतलब जो फ्लूइड है वो तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं है, खाली है, स्पर्म नहीं होंगे, तो उसे अपन नाम देंगे एजूस्पर्मिया। और अगर स्पर्म बोले तो सीमेन ही नहीं आ रहा तो उसे अपन नाम देंगे एस्पर्मिया। ये क्लियर है सभी को। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि किसी व्यक्ति को एजूस्पर्मिया हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है किसी को एस्पर्मिया हो जाए, यस हो सकता है। ये तो मैं एक बीमारी में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, बीपीएच नाम की प्रॉब्लम थी, उस पर चर्चा की थी। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो मैं जवाब दे देता हूं। मैंने बोला था कि जब किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में चर्चा की जाए, किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड, मान लीजिए बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर है, मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड इसके चारों ओर होती है, तो मैंने बताया था ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड निकालती है जिसे अपन नाम देते हैं प्रोस्टेट एल्केलाइन फ्लूइड। प्रोस्टेट एल्केलाइन फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये प्रोस्टेट एक एल्केलाइन फ्लूइड निकालती है और ये स्पर्म के साथ मिलके आता है। जो टोटल जितना भी स्पर्म आएगा उसका 30% हिस्सा बनाता है ये। अगर किसी व्यक्ति में ऐसा हो जाए कि टेस्टिस काम नहीं कर रहे, स्पर्म नहीं बन रहे, तो जब भी ये एजैकुलेशन करेगा तो बताओ ये फ्लूइड तो जाएगा, हाँ या ना। अगर ये फ्लूइड जाएगा तो बताओ उसमें स्पर्म होंगे क्या, नहीं, तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एजूस्पर्मिया, यस और नो। अगर मैं बात करूं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के बोले तो सीमेन ही नहीं आ रहा, प्रोस्टेट फंक्शन नहीं कर रही, दूसरा बोले तो स्पर्म जो है वो आगे की ओर मोटाइल नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे या बन ही नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, एस्पर्मिया। ये दोनों टर्म क्लियर है क्या। अब बात कर लेते हैं, एक वर्ड और होता है, चलो उसको भी बात कर लेते हैं अपन। एक होता है जिसे अपन नाम देते हैं, जिसे अपन नाम देते हैं ओलिगो एस्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया, एस्पर्मिया। एक होता है जिसे अपन नाम देते हैं ओलिगो एजूस्पर्मिया। दो वर्ड फिर बोल दिए गए बोर्ड पर। कहने का मतलब ये कि ओलिगो एस्पर्मिया, दूसरी अगर बात करें तो, दूसरी अपन बात करें तो ओलिगो एजूस्पर्मिया। अच्छा, ओलिगो का मतलब क्या होता है, लैक, लैक मतलब कम, इधर भी क्या होगा, लैक। और एजूस्पर्मिया का मतलब क्या था, स्पर्म। बोले तो कहने का मतलब जो इसमें बोले तो सीमेन है, सीमेन है तो सही, सीमेन आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ओलिगो एस्पर्मिया। नॉर्मल सीमेन कितना बताया था मैंने, अभी बताया आपको, बोले तो 1.5 ml होना चाहिए, तो बताओ आंसर क्या जाएगा,
लेस देन 1.5 ml आ रहा है तो अपन बोलेंगे ये कौन सी कंडीशन में है, ओलिगो एस्पर्मिया। ये आंसर करना है आपको। अगर किसी व्यक्ति का इससे कम जा रहा है तो ओलिगो एस्पर्मिया। इधर मैंने बताया था टोटल, बोले तो सीधी सी बात है, बोले तो ओलिगो एजुस्पर्मिया, तो इसका मतलब लैक ऑफ सी में, बोले तो लैक ऑफ स्पर्म, लैक ऑफ स्पर्म। अगर मैं बात करूं टोटल स्पर्म कितने बताए थे मैंने, अरे कितने बताए थे, अगर मैं बात करूं मैंने बोले थे 15 ml होने चाहिए, मिलियन होने चाहिए पर ml में। अगर इतने से कम आ रहे हैं, आप लोग जब जांच करवाएंगे इतने से कम आ रहे हैं, 1 ml के अंदर 15 मिलियन से कम है, तो इसका मतलब कमी हुई है, एब्सेंट नहीं है। तो उस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, ओलिगो एजुस्पर्मिया। ये क्लियर है क्या, लिख लिया आपने सभी ने, यहाँ तक पूरा लिख लिया ना, पूरा खंडा क्लियर है ना। तो अगर मैं बात करूं स्पर्म के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यहां तक सभी को क्लियर है क्या। एक और चीज बता देता हूं, चलो अगर मैं बात करूं, आपसे कोई पूछे कि क्या मेल के अंदर, अगर बात करे कोई पूछे क्या मेल के अंदर LH हार्मोन होता है, क्या कोई पूछे मेल के अंदर FSH हार्मोन होता है, तो आंसर क्या जाएगा, मेल के अंदर LH हार्मोन होता है क्या, क्या काम करता है, कैसे, क्या नाम देते हैं इसमें, और FSH क्या करवाता है, हाँ ओके, चलो फिर भी ध्यान दो। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, FSH हार्मोन जो होता है और LH हार्मोन जो होता है, ध्यान दीजिए, इसको अपन नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना मेल के अंदर भी यह हार्मोन होता है, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो LH हार्मोन होता है इसको मेल के अंदर क्या बोला जाता है, ICSH हार्मोन। याद रखना ये बात, मेल के अंदर बोले तो LH हार्मोन को अपन ICSH हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब जो काम LH करता है फीमेल में, वो काम ये भी करेगा। बताओ LH क्या करता है फीमेल में, हाँ LH सर्ज बोले तो ओवम का निर्माण करवाता है फाइनली। ऐसे ये हार्मोन क्या करता है, जरा ध्यान दीजिए, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके जो मैं बोल रहा था, याद रखना, बोले तो कौन सी सेल, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल जो होती है सेमेनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, ये टेस्टिस है, ये सेमेनिफेरस ट्यूबल्स है, इसमें लीडिंग सेल पाई जाती है, ठीक है। इन सेलों को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के बाद बोले तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं, ये फाइनली क्या करवाने में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये भी LH जो होता है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है। दूसरी अगर मैं बात करूं FSH हार्मोन, FSH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, तो ये भी मेल में होता है बेटा। अगर हम लोग बात करें मेल के हार्मोन की, तो ये FSH हार्मोन जो होगा ये जाके सर्टोली सेल, कौन सी सेल, सर्टोली सेल। अगर बात करें सर्टोली सेल, ये कौन सी सेल होती है पहले तो समझें। अगर मैं बात करूं सर्टोली सेल पाई जाती है अपने मेल के अंदर, उन सेलों को अपन एक और नाम से जानते हैं, कोई बताएगा क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। ध्यान रखना, नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं अपन इनको। ये नर्स सेल या सर्टोली सेल को जाके, ध्यान रखना, ये न्यूट्रिशन देता है, और न्यूट्रिशन देने से वहां पर प्रोलिफेरेशन करवाएगा। कहानी कुछ ऐसी है, कहने का मतलब ये होता है उनकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं मेल के अंदर कुछ भी हार्मोन पाए जाते हैं जिनको अपन FSH भी बोलते हैं, LH भी बोलते हैं। FSH जाके सर्टोली सेल को या नर्स सेल को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल, पूछा जा सकता है नर्स सेल क्या होती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। जितना न्यूट्रिशन देगा वो उतना ही प्रोलिफेरेशन, वो ग्रोथ करेंगी, ठीक है।
अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एफएसएच काम करता है फीमेल में फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का, वो भी तो एक ग्रोथ है। ऐसे एलएच हार्मोन जो होगा यहाँ पर आके बोले तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा और स्पर्म बनवाएगा। ये बात थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए। ये स्पर्म के बारे में मैंने जो जानकारी दी है थोड़ी बहुत माइंड में रखना और इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो देख के लिख लेना चाहे। उसके बाद अगर अपन बात करें, क्वेश्चन आया था, अपन ने बोला यहां तक सभी को आंसर क्लियर है क्या इसका? ये कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि इसको बीपीएच है या क्या प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन और देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जवाब दो, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, ए बी सी डी समझो इनको, ठीक है ना। ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या डी राइट होगा। क्या कहता है इंडिया? ये सब किडनी के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि उसके नहीं है। थोड़ा सा उसने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज्वाइंट करने की कोशिश की है। बताओ क्या आंसर होगा? ए बी सी डी कौन सा होगा? सी। और कोई? ए बी सी डी। सुनो कहानी, आप लोग जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे चाहे सुनने में कम हो, जितना पढ़ेंगे ना उतना ही आपको प्रैक्टिस होगी, और इस प्रैक्टिस के लिए अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। आराम से पढ़ा करो, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। इसने बोला ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, एक नर्स है जो एक क्लाइंट की केयर कर रही है। अगर बात करें विद अनडिसेंडेड टेस्टिकल, ऐसा व्यक्ति है जिसके टेस्टिस जो हैं वो नीचे की ओर डिसेंड नहीं हुए, मतलब टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में आने चाहिए। टेस्टिस जो होते हैं आपने सुना होगा 1 साल के अंदर आ जाने चाहिए, विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टेस्टिस जो है वो बोले तो स्क्रोटम में, स्क्रोटम पाउच में आ जाने चाहिए, लेकिन उसके नहीं आए। द नर्स टीच द क्लाइंट, नर्स जो है वो क्लाइंट को बता रही है दैट द मेन रीजन वाई टेस्टिकल आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम, कि क्या रीजन है कि टेस्टिस जो होते हैं वो बोले तो स्क्रोटम में आते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, इसने ये बोला है हॉस्पिटल के अंदर एक पर्सन है, उसके टेस्टिस नीचे की ओर नहीं आए, स्क्रोटम में नहीं आए, मेल की बात हो रही है, क्योंकि जिस पाउच में आते हैं उसको स्क्रोटम बोलते हैं। अब उसके अंदर नहीं आए तो वो नर्स से पूछ रहा है, बोले तो क्या लफड़ा है ये नीचे क्यों नहीं आए? तो वो बता रही है कि टेस्टिस जो है स्पर्म बोले तो आपके नीचे आए तो नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाह रही है इनका रीजन क्या है नीचे आने का। वो ये कह रहा है कि क्लाइंट दैट द मेन रीजन व्हाई द टेस्टिकल सस्पेंड इन द स्क्रोटम, क्या कारण है कि टेस्टिस नीचे की ओर आते हैं, ये समझो। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। पहले ऑप्शन नंबर ये कहता है कि प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरिन। इसका कारण ये बोला गया है कि ये इसलिए आते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन जो आगे जाता है तो उसको बोले तो यूरिन के जो पीएच है उससे स्पर्म को बचाने के लिए। ऐसा तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्या मतलब है? इसने ये बोला है कि यह स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैं बताऊं आपको एक रास्ता, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले इसका पूरा रास्ता देखो। अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इस तरीके से होता है बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, यहां से आती है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये बोले तो सेमाइनल वेसाइकल है, और इसके अंदर यहां से वास डिफेंस टेस्टिस से स्पर्म को लेके आती है, और ये रखा रहता है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये स्क्रोटम है, इसके अंदर ये टेस्टिस है, ये बोले तो कहीं ना कहीं लीडिंग सेल वगैरह हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसे ही स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म इस रास्ते से, इसको बोलते हैं अपन वास डिफरेंस,
वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस के माध्यम से बोले तो स्पर्म इस रास्ते से एजैकुलेशन की ओर जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, उसने ये बोला है कि बताइए इस व्यक्ति के टेस्टिस जो हैं वो नीचे क्यों नहीं आए। अगर बात करें यहां से ऊपर की जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी होती है। अब ये इससे नीचे आने चाहिए, नीचे की ओर आने चाहिए, लेकिन अगर मान के चलें ये नहीं आए, यहीं पर हैं, तो उसने बोला है कि ये क्यों नहीं आए। तो नर्स ये बता रही है कि क्यों नीचे की ओर आते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा हूं। पहले तो आप समझिए, कहने का मतलब ये होता है ये ऊपर की ओर जब रहते हैं, यहां जब रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, अगर बात करें बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। भाई यहीं तो रहते हैं ये। बोले तो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है या हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। बोले तो टेस्टिस को जितना टेम्परेचर चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या? ये बॉडी का टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते, इसलिए इनको नीचे आना पड़ता है, इसलिए इनको नीचे आना पड़ता है। अगर ये ऊपर रहेंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं अपनी एब्डोमिनल कैविटी का, बॉडी का टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर होने की वजह से इनको नीचे सस्पेंड होना पड़ता है, नीचे की ओर आना पड़ता है। अगर मान के चलें, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी कि जैसे जैसे सर्दियां आती हैं ये टेस्टिस ऊपर की ओर चले जाते हैं, और ऊपर की ओर जाने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है ना, और गर्मियों में नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको याद रखना है कि बोले तो इसका मेन रीजन है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि बताइए ऐसा क्या रीजन है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए। आप खुद बताओ यूरिन की एसिडिटी से क्या मतलब है? यूरिन तो इस रास्ते से जाएगा। और स्क्रोटम का क्या मतलब है? इससे कोई रीजन नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। दूसरा, फैसिलिटेट द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो रास्ता है, ध्यान दीजिए, इसने ये बोला है कि यूरेथ्रा का जो रास्ता है इसमें बोले तो गाढ़ापन या बोले तो रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए नीचे आते हैं। ये नीचे आ जाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तीसरा कहता है ये प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है कि ये इसलिए नीचे उतरते हैं कि एब्डोमिनल टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, इसलिए इनको नीचे जाना होता है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसका मतलब प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम हाई एब्डोमिनल टेम्परेचर, इसलिए नीचे की ओर आते हैं। ये बात क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? सी। बता रहा हूं अभी। अगर मैं बात करूं फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें लास्ट लाइन ये कहती है कि ये इसलिए नीचे आते हैं कि बोले तो ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में इसका डेवलपमेंट होता है। तो पहली बात तो स्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता ही नहीं, यहीं से गलत हो जाता है। भाई ये तो आपको अभी बताया मैंने कि स्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में थोड़ी होता है, प्यूबर्टी में होता है। क्लियर है ना? अगर मैं बात करूं उसका टेम्परेचर जो होता है वो लगभग लगभग बोले तो 28 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। 28 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पर ये टेम्परेचर पे काम करते हैं ढंग से, ठीक है ना? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो और आंसर करो। कम क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे हो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं। करो आंसर, ढंग से पढ़ो चाहे 2 बार पढ़ना पड़े। इजी क्वेश्चन तो आप करते ही होंगे घर पे। ये थोड़े से मुझे पता है डिफिकल्ट जैसे लग रहे होंगे, लेकिन आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी नहीं किया ना बेटा, वो टेंशन मत लेना। जिन लोगों का अभी इस वाले बैच का
नए वाले बैच का अगर लेट चल रहा है तो उनका जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये भी आने लगेंगे। पहले आप इनसे रूबरू तो हो जाओ कि ऐसे भी लोगों से मुलाकात होने वाली है, और जो रूबरू हो चुके हैं उनके लिए खतरा है ये कि रूबरू होने के बाद भी आंसर नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। और जो घर सो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरा है, उनके लिए तो ये समझो ये क्राइसिस है, पेंडेमिक डिजीज है। अगर ये नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे लड़ाई में। बोलो आंसर ए बी सी डी, ए बी या सी या डी? डी जाएगा, क्यों? ठीक है फिर तो ये नहीं हो सकता क्या? ये भी तो हो सकता है, उसके हाथों को बांधना है क्या? चलो ओके, ये वीडियो चल रही है, थोड़ी ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं कर सकते तो सुनो, डायरेक्ट आंसर सुनो। पहले क्वेश्चन को समझो सभी लोग क्या कह रहा है। मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चन में पता नहीं उल्टा सीधा बोल दिया इसने, ठीक है, लेकिन घुमाया है तो हम भी तो घूमे हुए। सुनो इसने बोला है एक क्लाइंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, एक भाई आया है जो एडमिट किया गया हॉस्पिटल में विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरिन रिटेंशन। पहली बात तो ये बोला गया है कि उसको डायग्नोसिस हुई है कि उसके कौन सी प्रॉब्लम है, यूरिनरी रिटेंशन। पहली बात तो यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि जब किसी व्यक्ति के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब किसी व्यक्ति के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लंबे समय तक यूरिन कलेक्ट रहे, लंबे समय तक यूरिन भरा रहे, तो उसको अपन यूरिनरी रिटेंशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूरिनरी रिटेंशन। ये क्लियर है ना? अगर मैं बात करूं आगे रिलेटेड टू विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ले ये भी बता दिया इसने ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ये भी समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुनो, इसने ये बोला है कि किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, और प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो मैंने आपको समझाया था जिससे अपन क्या नाम देते हैं, बीपीएच। तो यूरेथ्रा का रास्ता जो है वो कैसा हो जाएगा, नैरो। तो बताओ क्या यूरिन पास आउट कर पाएगा? नहीं, ढंग से पास आउट नहीं कर पाएगा, तो वो ब्लेडर में ही भरा रहेगा। उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, यूरिनरी रिटेंशन। क्या नाम दिया? ये क्लियर है ना? यूरिनरी रिटेंशन नाम दिया। अगर बात करें इसका रीजन बना हाइपरप्लेजिया हो जाना प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ये यूरेथ्रा के चारों ओर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, वो जब हाइपरप्लेजिया में चली जाती है, अपनी ग्रोथ बढ़ा लेती है, तो ऐसी स्थिति में रास्ता नैरो हो जाएगा, तो ब्लैडर के अंदर ही यूरिन भरा रहेगा। सिम्टम लिखाया था मैंने, एम्प्टीनेस या इम्प्रॉपर एम्प्टीनेस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर प्रॉपर तरीके से खाली नहीं होगा, और ब्लैडर खाली नहीं होगा तो इसके अंदर ही भरा रहेगा यूरिन। पहली बात तो ये क्लियर है ना बेटा? अरे हाँ या ना? अब अगला क्या कहता है, आगे देखते हैं। देयर इज ए सेकेंडरी डायग्नोसिस, इसको एक और डायग्नोसिस हुई है। पहली तो थी यूरिनरी रिटेंशन बीपीएच की वजह से, दूसरी एक और डायग्नोसिस हुई है इसको डेलीरियम। इसको डेलीरियम हुई है। अब समझो मेरी बात, डेलीरियम क्या होती है? डेलीरियम एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सुना हो आप लोगों ने, डेलीरियम और डिमेंशिया। बड़े ही ढंग से सुनना है इस क्वेश्चन को। डेलीरियम जो होती है एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर व्यक्ति जो होता है अपनी कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्लाउडेड हो जाती है। मतलब उस व्यक्ति को कभी भी कुछ चीजें याद रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। टाइम प्लेस पर्सन वगैरह सुना होगा। किसी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, जैसे मेरे को ये दिखी, मैंने बोला ये कौन है, थोड़ी देर बाद बताया इसका नाम तो ये है। कभी बता रहे हैं, कभी नहीं बता रहे, कभी कोई चीज दिमाग में सेट हो रही है, कभी नहीं हो रही, तो उसको अपन नाम देते हैं डिलेरियम। कॉन्शियसनेस ब्लड हो जाना, धुंधलापन आ जाना। अगर मैं बात करूं डिमेंशिया का मतलब मेमोरी का लॉस हो जाना, मेमोरी अल्टर्ड हो जाना। अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति में दूसरी डायग्नोसिस, इस व्यक्ति में एक और डायग्नोसिस है। देखो पहला तो इसको बीपीएच है, चलो लिख लेते हैं। पहला तो इसको क्या है, बीपीएच। उसकी वजह से यूरिन भरा हुआ है, यूरिन रिटेंशन हो रहा है किसके अंदर, ब्लैडर। अरे किसके अंदर, ठीक है जी। दूसरी प्रॉब्लम ये इसको डेलीरियम है, डेलीरियम। अब डेलीरियम होगी तो बताओ इसके कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? आगे ये कह रहा है अगर इसको ये प्रॉब्लम है, उसके बाद इसने बोला कि इसको इंडवेलिंग यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। अब जब इसको ये प्रॉब्लम थी तो इसको, अच्छा रिलेटेड टू यूरोसेप्सिस, सुनो मेरी बात। इसने बोला कि इस व्यक्ति को सेकेंडरी डायग्नोसिस हुई है डेलीरियम की रिलेटेड टू यूरोसेप्सिस।
इसका कारण था कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ इन्फेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इसके ब्रेन को इरिटेट कर दिया, उसकी वजह से इसको बोले तो डेलीरियम जैसे एपिसोड आने लगे। मतलब कोई यूरोसेप्सिस का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन था, उसने इसको ब्रेन को इरिटेट किया, तो कहीं ना कहीं इसकी जो डेलीरियम वाली अवस्था आ गई, ये पहचान नहीं पा रहा ढंग से लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यूरोसेप्सिस का मतलब ये, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंसर्शन ऑफ एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। तो ऐसा हुआ, उस स्थिति में हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, जो इसको देख रहा था, उसने बोला एक काम करो, इसको एक कैथेटर लगा दो। कैथेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं, कैथेटर होता है इनड्वेलिंग कैथेटर का मतलब होता है ऐसे कैथेटर जो लंबे समय तक लगाए जाते हैं। तो उसने बोला इसको एक कैथेटर लगा दो। कैथेटर लगाने के लिए जैसे ही बोला इनड्वेलिंग कैथेटर के लिए, तो व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट सेफ्टी। अगर ऐसा व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ध्यान में रखेंगे जिससे पेशेंट की सेफ्टी रहे? पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनो, पहला ऑप्शन कहता है सिक्योर एंड ऑर्डर फॉर रिस्ट रिस्ट्रेन। सिक्योर करने के लिए उसके हाथों को बांध दो, रिस्ट्रेन कर दो। अरे हाँ या ना? जिससे क्या, क्योंकि आप लोग समझ लो ना बेटा कि ये पागल आदमी है, इसको बीपीएस तो है, उसकी वजह से तो कैथेटर लगाया है। थोड़ा बहुत इसकी कॉन्शियसनेस चलेगी, कहीं ऐसा नहीं हो अपना कैथेटर खुद खींच ले। जब इसको कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तो अपना कैथेटर ही खुद खींच सकता है। तो ये बोल रहे हैं उसके हाथों को बांध दो, जिससे वो कहीं ना कहीं उसको बाहर ना खींचे। दूसरा ऑप्शन, पहले सारे देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है ओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम प्लेस पर्सन। जो क्लाइंट है आपके हॉस्पिटल में, उसको बताओ कि क्या टाइम हो रहा है, क्या प्लेस है, कौन सी जगह पर हो, कौन कौन लोग आपके पास हैं। टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जानना कहलाता है बोले तो ओरिएंटेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा कहता है इन्वॉल्व फैमिली मेंबर इन द क्लाइंट केयर। उसके घर वालों को बोलो कि इसकी हमेशा ध्यान रखो, केयर करो इसकी। और चौथा कहता है डिटरमाइन इफ एनी अनसेफ बिहेवियर पैटर्न एग्जिट। ये कहता है कि पता करो, पहले असेस करो चीजों को कि उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है क्या अनसेफ हो चुका है या नहीं हो चुका, या नॉर्मली है। अब समझाओ, मैं पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हमें ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, हमें चीजों को समझने से मतलब है। आप समझ रहे हो मेरी बातें? ज्यादा क्वेश्चन करने से, फ्लाइट ऑफ आइडिया करने से चीजें सेट नहीं होती। जब कुछ चीजें सेट हो जाती हैं तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसने ये बोला है एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को यूरिनरी रिटेंशन था, यूरिन ब्लैडर में भरा हुआ था, उसका कारण था बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। फिर इसकी एक और जांच की गई तो इसको निकला डिलेरियम निकला। और जैसे डिलेरियम निकला तो यूरिनरी रिटेंशन हो रहा था, तो उसने बोले तो डॉक्टर ने इसके लिए बोला कि इनड्वेलिंग कैथेटर लगा दो, एक कैथेटर लगा दो उसको, कैथेटर से यूरिन पास आउट होता रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसा हुआ है तो ये कहना चाह रहा है कि बताइए नर्स को इसकी सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी ध्यान में रखनी चाहिए? तो याद रखना सिक्योर एंड ऑर्डर फॉर रिस्ट रिस्ट्रेन। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके हाथ बांधें। पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत इसलिए है कि आपको जब ढंग से पता ही नहीं है कि ये इसका बिहेवियर खराब हुआ है कि नहीं। जैसे पेशेंट सही भी हो सकता है, पेशेंट खराब भी हो सकता है। जैसे अभी आप लोग ड्यूटी करने आए तो ऐसा थोड़ी आपने वो पेशेंट देखा लाओ इसके हाथ बांध देते हूँ कहीं बाद में प्रॉब्लम करे। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स चीजों को असेस करे, क्या पेशेंट ठीक हो चुका है या अभी भी उसका बिहेवियर पैटर्न बिगड़ चुका है। तो इसका राइट आंसर तो यही जाएगा, डिटरमाइन इफ एनी अनसेफ बिहेवियर पैटर्न एग्जिट। पहले ये पता करना है कि पेशेंट अभी भी अनसेफ बिहेवियर, जैसे वो बार बार खींच रहा है उसे, या कूदने की कोशिश कर रहा है, या उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब पहले तो उसका बिहेवियर देखो। आप डायरेक्ट किसी के हाथ बांध नहीं सकते आके, तो पहला इसलिए गलत है। लग तो सेम रहा है, लग तो रहा है आंसर हो सकता है, लेकिन उसकी कंपेरिजन में ये आंसर सही है। भाई आप हॉस्पिटल में आओगे तो पहले पूछोगे ना ये कैसा कर रहा है, बोले तो अब ठीक है या नहीं है। तो इसका मतलब आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा इसका बिहेवियर चेंज हुआ है या यूं की त्यों है। दूसरी अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कहता है कि ओरिएंट द क्लाइंट टाइम एंड प्लेस पर्सन। आप जो पेशेंट है उसको जाओ और उसको बोलो देख मैं कौन खड़ा हूं, ये तो प्लेस बोले तो पर्सन हो गया, कितना टाइम हो रहा है, कहां पर तुम हो, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में बताना। तो कोई मतलब नहीं रहेगा आप अभी बता के आए हो, क्योंकि उसको डिलेरिया में थोड़ी देर बाद दूसरा एपिसोड आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ी देर बाद वो अलग बिहेवियर पैटर्न कर सकता है, तो इसलिए इसको नहीं मानेंगे अपन, राइट।
तीसरा कहता है इन्वॉल्व फैमिली मेंबर। हाँ, ये आंसर सही, कहीं ना कहीं तक ठीक है कि उस व्यक्ति के घर वालों को बोलो कि देखो भाई इसको ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा ध्यान रखो। वो ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो ध्यान रखेंगे तो नर्स उस पर ध्यान नहीं रखेगी। नर्स को अपने नजरिए से, क्योंकि घर वाले जो होते हैं वो अपने वे से ध्यान रखते हैं। अगर हॉस्पिटल में है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है तो नर्स असेस करेगी। घर वालों ने बोला कि इसका बीपी बढ़ा हुआ है, जैसे कोई बीमारी है, घर वालों ने बोला बीपी बढ़ा हुआ है, तो क्या नर्स उसको लिख देगी हाइपरटेंशन? नहीं, खुद असेस करेगी ना। तो ये भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नर्स को ये करना पड़ेगा। ये बात सभी को क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, इंपॉर्टेंट था, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। क्या होगा? ABCD, ये तो आना चाहिए, सिंपल है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उनको नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो सुनो कहानी। अगर मैं बात करूं, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर बात की जाए, ये मान के चलिए मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। ये मान के चलिए यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्लैंड होती है, उसे अपन प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो याद रखना ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन डेवलप होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन, जिनको अपन नाम देते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन डेवलप होते हैं, जिसे अपन नाम देते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर बात की जाए, मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी व्यक्ति के अंदर, इसको अपन PSA के नाम से भी जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की नॉर्मल प्रोस्टेट होती है तो उस स्थिति में इसका लेवल होता है 4.0 नैनोग्राम पर ml। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगर इतना है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, जैसे BPH हुआ, तो इसमें मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml देखने को मिलता है। और यह बताता है, इसको अपन PSA टेस्ट बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जैसे सबसे पहले बता दूं, ये बीमारी जो होती है ओनली मेल के अंदर होती है, फीमेल में नहीं होती, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होती। दूसरी अगर मैं बात करूं, जब किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तब भी स्पेसिफिक एंटीजन बनता है, जिसको अपन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, जिसका लेवल बोले तो मैंने बताया 4.0 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। अगर इतना है तो अपन बोल देंगे नॉर्मल है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, ये कैंसरस कंडीशन की ओर इंडिकेट करता है। जैसे मान के चलें, इसका रूटीन एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए। एक बार चेक करवाया, किसी का वो मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml आया, फिर चेक करवाया 3 आया, फिर 4 आया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर रूटीनली चेक करवा रहे हैं तो किसी का 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, तो इसका मतलब इससे पता चल सकता है कि आगे जाके कैंसरस कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो PSA टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर लग रहा है ये बड़ा हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलता है, जैसे डेटोस्ट्राइड नाम की ड्रग चलती है, फिनेस्ट्राइड नाम की ड्रग चलती है, टैमसुलोसिन नाम की ड्रग चलती है, अल्फाजोसिन नाम की ड्रग चलती है, टेराजोसिन नाम की ड्रग चलती है, बहुत सारी ड्रग चलती हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखो, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बनता है। अब अगर बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर प्रोस्टेट। एक नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है जिसको डायग्नोस हुआ है प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है। विच सीरम लेवल शुड द नर्स टीच द क्लाइंट? कौन सा सीरम लेवल, सीरम में क्या ऐसा पाया जाए जिसको देखकर द नर्स टीच द क्लाइंट हैव मॉनिटर्ड फॉलो द कॉज ऑफ डिजीज। अगर बात करें, ये कहना चाह रहा है कि
इसमें एक पेशेंट आया है जिसको प्रोस्टेट का कैंसर है, और प्रोस्टेट का उसको कैंसर है, तो नर्स एक क्लाइंट को बोल रही है कि तुम्हें लगातार सीरम का क्रेटिनिन, वो सीरम का लेवल देखते रहना है, और उसमें ऐसा कौन सी चीज है जो लगातार बढ़े, जो इंडिकेट करेगी कि इसको ये कैंसर इसके कारण हो रहा है या बढ़ता जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्रेटिनिन का तो कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो क्रेटिनिन क्या होती है समझो। क्रेटिनिन होती है जब किसी व्यक्ति की मसल्स वास्टिंग होती है। अगर मैं बात करूं जब किसी व्यक्ति की मसल्स वगैरह ब्रेक डाउन होती हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है क्रेटिनिन। इसका तो कोई मतलब है नहीं है इसका, ठीक है, इसका मतलब क्रेटिनिन तो आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट्रोजीनस यूरिया, ब्लड के अंदर यूरिया कब बढ़ता है? अच्छा एक बात याद रखें, वे लोग जो ज्यादा जिम करते हैं उनके ब्लड के अंदर क्रेटिनिन बढ़ जाता है, ठीक है। वे लोग जो बोले तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजीनस सब्सटेंस या अमोनिया वाले सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह ज्यादा इनटेक करते हैं मान लीजिए, तो उनके ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाता है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। याद रखना यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है और अमोनिया से होता है, तो इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस, अगर मैं बात करूं ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, वो देखना है आपको, वो भी नहीं देखना, आपको देखना उसके ब्लड के अंदर क्या, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, क्या देखना है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है किसी को बीपीएच होगा तो आप उसका कौन सा टेस्ट करेंगे ब्लड के अंदर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इन सबको नहीं देखना। क्रेटिनिन देखते हैं जब रीनल फेल हो जाता है किसी का, यूरिया देखते हैं जब रीनल फेल हो जाता है किसी का, प्रोटीन वगैरह का ये लेवल तभी देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड में हाइपरट्रोफी हो जाए या बीपीएच नाम का रोग हो जाए तो उसका यह टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, अगर 4 नैनोग्राम पर एमएल आ रहा है तो नॉर्मल है, मोर देन 10 नैनोग्राम पर एमएल आ रहा है तो इसका मतलब बीपीएच है। याद रहेगा क्या? उसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए और आंसर कीजिए। चलो बताओ क्या होगा, ए बी सी डी सी। चलो अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, उसको तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ। अगर ये किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड लगातार बढ़ जाएगी बेटा, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये यूरिन है वो आगे नहीं जाएगा, तो किस में भरा रहेगा, ब्लैडर में। और ब्लैडर में भरा रहेगा तो ब्लैडर से भी बैकफ्लो होके क्या यूरेटर में जा सकता है? अरे हाँ या ना? ब्लैडर के अंदर से बोले तो यूरेटर में जा सकता है, और साथ में किस में भी जा सकता है, किडनी में। किडनी में पानी का भर जाना कहलाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या कहलाता है? आगे रास्ता बंद है तो बैकफ्लो ही तो करेगा। आज भी बता रहा था मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किडनी के ब्लैडर जो खाली नहीं होगा बीपीएच की वजह से, तो ऐसी स्थिति में या तो यूरेटर में पानी भर सकता है, हाइड्रो यूरेटर। क्या हो सकता है? हाइड्रो यूरेटर या हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये बहुत सारे कारणों में देखने को मिल सकता है। जब किसी को स्टोन हो जाए ब्लैडर में तब भी हो सकता है, किसी के मान के चलिए यूरेटर में स्टोन हो जाए तब भी हो सकता है, और किसी को बीपीएच हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। आगे जाएगा नहीं फ्लूइड, तो बैक जाएगा तो यूरेटर में भरेगा तो उसे हाइड्रो यूरेटर बोलेंगे, और बोले तो किडनी के अंदर भरने लगेगा तो उसे अपन हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलेंगे। इसने यही पूछा है। इसने बोला है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट डायग्नोसिस विद
विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बीपीएच नाम की बीमारी हुई है उसको, ठीक है बेटा। विच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंडीशन, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नर्स को इंपॉर्टेंट रखनी है फॉर द नर्स टू कंसिडर्ड व्हेन केयरिंग फॉर द दिस क्लाइंट। इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर है जो नर्स को हमेशा माइंड में रखनी है कि इस चीज पे फोकस करना है, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या? पहला कहता है इट इज ए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, इस पे ध्यान रखना कि ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। अरे कई की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ओल्ड एज में होती है, ये नॉर्मल होती नहीं है बच्चों में। तो इसका मतलब पहली बात तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। क्या ध्यान देना इस चीज पर? हमें उस चीज पर ध्यान देना है कि इसमें आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को बीपीएच है, ए मैलिग्नेंसी यूजुअली रिजल्ट, हाँ मैलिग्नेंसी तो है लेकिन पता नहीं इससे क्या मतलब हमें। बोले तो मैलिग्नेंसी जो होती है यूजुअली, अगर मैं बात करूं मैलिग्नेंसी तो है लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा ये बीपीएच है क्या है, अगर होगी तो होगी, उससे क्या करना अपन को। नेक्स्ट अगर बात करें इट प्री डिस्पोज टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ पहले से ही दिमाग में रखना है इसको कि इससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। जैसे कोई पेशेंट आया तो वो अपने पास एडमिट है तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि यस इसको आगे जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका मतलब राइट आंसर तो इसका यही रहेगा। उसके अलावा एन इंक्रीज इन द एसिड फॉस्फेट लेवल अकर, अगर किसी को बीपीएच हुआ है तो उसको फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। पहले तो फॉस्फेट क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, एक होता है कैल्शियम, एक होता है फॉस्फेट। अगर मैं बात करूं ये फॉस्फेट ब्लड के अंदर तब बढ़ता है जब किसी को वोन प्रॉब्लम होती है, हड्डी की प्रॉब्लम होती है। ध्यान दीजिए, जब किसी व्यक्ति को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में फॉस्फेट जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है, हाइपर फॉस्फेटिमिया डेवलप हो जाता है। इसका मतलब फॉस्फेट से रिलेटेड मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फॉस्फेट का इससे कोई लेना देना नहीं है बीपीएस से। अगर इसमें बढ़ेगा तो पीएस से बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? पीएस। इसका मतलब इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। फॉस्फेट तो जब किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तब उसको देखा जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन ने ये पूछा सिंपल सा, अगर आप लोगों ने दिन में 10 भी क्वेश्चन ये समझ लिए ना तो समझो बहुत सारे क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति था जिसको बीपीएच थी, बीपीएच की प्रॉब्लम थी, बोले तो नर्स ने उसको देखा और देख के ये महसूस किया कि इसको क्या आगे जाके हो सकता है, प्री डिस्पोज किया, तो उसने सोचा कि इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की संभावनाएं हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ढंग से और आंसर करो। क्या होगा आंसर? दिक्कतें आ रही है ना थोड़ी, हल्का कठिन है, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से सुलझोगे तभी तो उलझो, बोले तो उलझन से उलझोगे तभी तो जाके सुलझोगे, ठीक है। ये उलझन है जो थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसको ढंग से टारगेट किया जाए तो इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़। अब मैं एक एक करके पूछूंगा किसी से, क्योंकि बहुत देर हो गया अकेले से पूछना। हाँ रुक जा। हाँ जी क्या होगा? तेरे को तो पुराना है यार, नया है पुराना है? नया है क्या? हाँ जी पता। कौन सा? बी? चलो और बता, नया पुराना कौन है अपना? पुराना है कि बेटा तो पहली बार आया है, बता। अभी क्या कर रही है? बता। पानी पी अभी। ऐसे पढ़ते हैं तब जाके होता है, पढ़ते हैं तब ऐसी नींद आती होगी ना? आती है। चक्कर खाने वाले क्वेश्चन है ही, ठीक है। चलो सुनो तो कहानी, कहानी सुन तो लो, पानी पीते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है।
दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए मेल। सुनो, देखो नर्स मेल के पीछे पड़ी हुई है, आप लोग कहाँ खो रहे हो? आज नर्स मेल की आ गई है। तो कहने का मतलब ये कि नर्स इज केयरिंग फॉर मेल क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर डायलेशन ऑफ यूरेथ्रा, which structure surrounding the male urethra should the nurse included in teaching program when explanation the procedure। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बताइए, एक नर्स है, वो केयर कर रही है मेल क्लाइंट की। ये तो सिंपल है ना, यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा, हु इज शेड्यूल्ड फॉर डायलेशन ऑफ यूरेथ्रा, उसको शेड्यूल किया गया है कि इसका यूरेथ्रा का क्या करना है, डायलेशन करना है। ठीक है, डायलेशन करना है, मतलब उसको बोल दिया गया नर्स को इसके यूरेथ्रा का डायलेशन करवाना है भाई। ठीक है, उसके बाद विच स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल यूरेथ्रा, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मेल के यूरेथ्रा के चारों ओर है, शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्रोग्राम, जिसकी वजह से नर्स को ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो ये कह रहा है कि अगर उसने डायलेशन यूरेथ्रा का प्रोग्राम बनाया है, ये मूड बनाया है, तो वो क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा हुआ होगा, इसका यूरेथ्रा कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ होगा और उसको डायलेट करना होता है, और इसका कारण है बीपीएच। तो इनमें से ढूंढते हैं एपिडिडाइमिस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपना। अरे एपिडिडाइमिस तो भैया यहाँ पाई जाती है, बोले तो टेस्टिस से निकलती है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, रास्ता तो यहाँ पर है, यूरेथ्रा तो ये है, ये तो स्क्रोटम का एरिया है। दूसरा बोले अच्छा, इसकी सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से कोई मतलब नहीं है, जहां पर स्पोर स्पर्म कलेक्ट रहते हैं, स्टोर रहते हैं, उसको सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं। तो अभी तो यूरेथ्रा बहुत दूर है। नेक्स्ट चौथा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पेनिस के अंदर ग्लैंड पाई जाती हैं। पेनिस में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, जिन्हें पढ़ रखा है वो ठीक है, जिन्हें नहीं पढ़ रखा अपन तुम लोगों से तो कल डील करेंगे। ठीक है, अगर बात करें पेनिस के अंदर कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जिसमें अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अलग कारण होता है। नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ किसी को अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका यूरेथ्रा नैरो हुआ होगा, और इसलिए इसके लिए शेड्यूल किया गया है कि हमें यूरेथ्रा को क्या करना है, डायलेट करना। सिंपल है, सिंपल सी बात है। इसने ये बोला कि एक नर्स जो है मेल क्लाइंट का बोले तो डायग्नोसिस कर रही है, केयर कर रही है, और उसको यह शेड्यूल मिला है कि इसका यूरेथ्रा को डायलेट करना है। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसने यूरेथ्रा को डायलेशन करने पर मजबूर कर दिया? तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है बेटा? जो यूरेथ्रा के चारों ओर पाई जाती है, उसके बीच में होकर यूरेथ्रा निकलता है इस तरीके से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर ये प्रोस्टेट बोले तो बढ़ेगी तो ये यूरेथ्रा नैरो होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ढंग से पढ़ो, एक करके आंसर पूछूंगा मैं। क्या आंसर होगा? फोर्थ, सी, ए बी सी डी। क्या कहता है इंडिया? इस क्वेश्चन में तो रुकना नहीं चाहिए यार आपको, ये तो इजी है। लेकिन ये बुकों ने छापे हैं, अपने मैंने अपने हाथ से नहीं छापे ये। ठीक है, चलो बता। ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं क्या कहता है इंडिया, सुन लो। ए नर्स इज काउंसलिंग, सुनो कहानी। ए नर्स इज काउंसलिंग ए वोमेन, एक वोमेल को काउंसलिंग कर रही है, एक महिला को काउंसलिंग कर रही है। नर्स के पास एक लेडीज आई है पंचायत करने के लिए। वो कह रही है बहन मेरे को तो बार बार लगता रहता है इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में। कौन से ट्रैक्ट में? वो ये कह रही है कि मैडम मुझे तो ये बताओ लफड़ा क्या है
मेरे को बार बार इन्फेक्शन लगता रहता है, जलन होती रहती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, समझ रहे हो मेरी बात। तो नर्स ने उसने बोला कि नर्स केयरिंग काउंसलिंग कर रही है वुमेन की हु हैव रिकरेंट, का मतलब बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसको बार बार इन्फेक्शन लग रहा है। व्हाट फैक्टर शुड द नर्स एक्सप्लेन, नर्स उसको कौन सी चीज एक्सप्लेन करेगी, रीजन, कौन सा रीजन बताएगी, वाई वुमेन आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क, कि आप ऐसी रिस्क क्यों ज्यादा रखते हो, ऐसा कारण क्या है, देन मेल, मेल की तुलना में मेल में कम होता है यूटीआई, फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, बोले तो फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कहने का तात्पर्य इतना सा है, सीधी बात है, वो नर्स से ये पूछ रही है बताओ मेरे को क्यों होता है, मेरे लोग को क्यों नहीं होता, उसको क्यों नहीं होता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या ज्ञान देना है आपको, वो उसको बोल देना है, मैंने आज ही पढ़ाया है शायद आप लोगों को, ये आज ही पढ़ाया है, ठीक है, ठीक है ना, सीधा सिंपल सी बात है कि महिला को यूटीआई लगने के कारण ये है कि मेरा कहने का मतलब ये एनल ओपनिंग जो होती है ये कहीं ना कहीं यूरेथ्रा के क्लोज होती है, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये क्लाइटोरिस, तो एनस से जो माइक्रोबैक्टीरियम, एनस से जो होते हैं इकोलाई वगैरह यहाँ जा सकता है, तो इसका मतलब एनस का पास में होना, और दूसरा फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होना, अगर मैं बात करूं लगभग 4 सेंटीमीटर को होता है, जबकि मेल की बात की जाए तो 20 to 25 सेंटीमीटर, समझ रहे हो मेरी बातें। तो इसलिए मेल यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कम लगते हैं, फीमेल में ज्यादा लगते हैं, यूरेथ्रा को शॉर्ट होना। तो ये यही बता रही है नर्स, क्या कह रही है उससे, वो ये कह रही है अल्टर्ड यूरिनरी पीएच, कि यूरिन का पीएच आपका कम हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। तो भैया यूरिन का पीएच जो होता है, सुनो जरा प्लीज, आवाज नहीं, अगर मैं बात करूं अल्टर्ड यूरिन पीएच, कि आपके यूरिन का पीएच जो होता है उसकी वजह से, तो याद रखें जब रिप्रोडक्टिव एज होती है, जब रिप्रोडक्टिव एज होती है तो उस एज में तो वैसे ही यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, कैसा होता है, एसिडिक होने का कारण ड्यूडरलिन बैक्टीरिया, कौन सा, ड्यूडरलिन बैक्टीरिया, यस और नो। तो इसका मतलब पीएच जो होता है उसके अल्टर्ड होने का रीजन हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है कंपेरिजन टू ये। उसके बाद अगर बात करें हार्मोनल सीक्रेशन, कि आपकी बॉडी से हार्मोन सीक्रेशन हो रहे हैं ज्यादा, इसलिए हार्मोनों का कोई लेना देना नहीं है इससे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जक्स्टा पोजीशन ऑफ द ब्लेडर, जो ब्लेडर है उसकी पोजीशन कहीं दूसरी जगह है इसलिए हो रहा है, तो ब्लेडर कहीं पर भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा अगर मैं प्रोक्सिमल का मतलब पास में है, ऑफ द यूरेथ्रा टू द एनस, यूरेथ्रा जो है एनएस के थोड़ा पास में होता है इसलिए बार बार में इसको इन्फेक्शन लगता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना, डी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्लियर है ना ये बात, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में जो कि तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, आंसर करो। आंसर करो। क्या आंसर होगा, अरे बोल लो, कोई जुगाड़ दिमाग में आ रहा है क्या, ए बी सी डी बोलो। अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोगों के आंसर सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोगों के नहीं जा रहे हैं 2 दिन बाद आप भी हवा में बात करोगे, टेंशन मत लो। हाँ जी आंसर करो। चलो सुनो तो कहानी। ए रूटीन यूरिन एनालिसिस, प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं। अगर मैं बात करूं ये कह रहा है कि हाँ, जब किसी व्यक्ति का रूटीन यूरिन का एनालिसिस किया गया, मतलब यूरिन एनालिसिस ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट, मतलब ऐसा है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका यूरिन लेने के लिए बोला गया है, मतलब नर्स को डॉक्टर बोल के गया है कि आपको इसका क्या कलेक्ट करना है, यूरिन। अरे क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट करना, कोई जांच करनी होगी उनको, ठीक है ना।
इसने यही तो बोला है, ए रूटीन यूरिन एनालिसिस इज ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट। एक क्लाइंट को बोला गया या नर्स को बोला गया कि इसका यूरिन ले लो। व्हाट शुड द नर्स डू इफ द स्पेसिमेन कैन नॉट बी सेंट इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी। अब ये कह रहा है कि अगर नर्स के पास वो कंटेनर है यूरिन भरने का, यूरिन ले लिया उसने, अब नर्स ने वो यूरिन रख दिया और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हो गई, हल्की फुल्की थोड़ी देरी हो गई, और वो जिस लैब तक पहुंचाना चाहिए था वहां लैब तक नहीं पहुंचा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक व्यक्ति था हॉस्पिटल के अंदर, उसके यूरिन की जांच करवानी थी। यूरिन जांच करवाने के लिए पेशेंट ने यूरिन को दे दिया, यूरिन कलेक्ट कर लिया, अब वो रखा रह गया। अब रखा रह गया तो नर्स भूल गई या कोई काम लग गया, और उसने कहीं ना कहीं स्पेसिमेन यानी कि उसी को कलेक्शन कोई उसको लेबोरेटरी तक सेंड करने में कहीं ना कहीं बोले तो देरी हो गई, वो इमीडिएट नहीं पहुंच पाया तब जब पहुंचाना चाहिए था तब। अब नर्स क्या करे? पहला ऑप्शन टेक नो स्पेसिफिक एक्शन, कोई काम नहीं करे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये तो आंसर गलत है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, इधर आ जाइए, स्टोर इट इन द डर्टी यूटिलिटी रूम, ये तो बहुत गलत है। गंदे रूम में रखोगे क्या उसको? ये कह रहा है कि उसको स्टोर कर लो गंदे रूम के अंदर, क्या करोगे गंदे, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट अगर बात करें, डिस्कार्ड स्पेसिमेन एंड कलेक्शन अनदर स्पेसिमेन, उसको बोलो भाई इधर आ, इसको खला, दूसरा भर इसमें, फिर बोलो इसको खला, दूसरा भर, यही काम करता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको खलाओ दोबारा भरो। यूरिन इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उसको बोले तो अगर थोड़ी देर रखा रह जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। आप उस यूरिन को किस में रख दीजिए? रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए स्पेसिमेन को, और जब भेजना है तब भेज दीजिए। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। पहला नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है कि कोई एक्शन नहीं लेना। एक्शन क्यों नहीं लेना भाई? चौथा इसलिए गलत है कि उसको डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरा सैंपल लेने के लिए बोलेंगे, तो ऐसा कहीं ब्लड का सैंपल नहीं है कि बोले तो दोबारा भरो, वही मिलेगा दोबारा भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्टोर इन द डर्टी रूम, सबसे बड़ी बात तो यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। गंदे में क्यों रखें? ठीक है ना, गंदे में क्यों रखना? साफ होता तो बात अलग होती। तो इसका मतलब उसकी कंपेरिजन में तो यही आंसर सही है कि इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ठंडे में भी खत्म हो जाते हैं, अगर उसमें कुछ डेवलप हो गया होगा तो ज्यादा ठंड से भी खत्म हो जाते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ कर रहा होगा तो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है बेटा, कल्चर का अलग रहता है, एनालिसिस का अलग रहता है। हाँ, रूटीन अगर कल्चर होता तो अपन को डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है ना, नया लेना पड़ता है। और उसमें भी मैंने बताया था आपको सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, कल्चर यूरिन कल्चर नहीं बस, हाँ हाँ कल्चर, वही तो बोला है, तो सुन नहीं रही थी, उधर ध्यान दे रही। कल्चर करेंगे तो दूसरा। चलो आंसर करो। नहीं है ना? है, चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलो देखते हैं, पढ़ रहे हैं फिर, कभी पढ़ रहे हो? देखो आप लोग जल्दी मत रहा करो, आप पढ़ा करो, आपके लिए खड़े हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए आप अगर हवा में बोलोगे ना तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए आराम से पढ़ो। जिनको पहली बार ये क्वेश्चन रूबरू हो रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब आपका हो जाएगा तो फिर एक बार इस चीज़ को चिंताओं में लाऊंगा मैं। ऑप्शन नंबर ए, मिल्क द ट्यूबिंग जेंटली। क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। ए क्लाइंट विद यूरिनरी रिटेंशन, वही एक व्यक्ति है जिसका यूरिन ब्लैडर के अंदर ही भरा हुआ है, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब तो समझते हैं ना, कि यूरिन का ब्लैडर के अंदर भर जाना, जिसको अपन मैंने एक और नाम से बताया था, यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस, ठीक है बेटा, यूरिनरी स्टेसिस भी बोलते हैं। एक व्यक्ति है, यूरिनरी रिटेंशन है, कैथेटर रिपोर्ट,
डिस्कम्फर्ट इन द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति है जिसको यूरिनरी रिटेंशन था, उसको क्या ठूंस दिया, कहते ले भाई, ठीक है, कैथेटर लगा दिया। अब कैथेटर उसको लगा हुआ है तो ये कह रहा है कि पेशेंट ने बोला मैडम मेरे को तो मजा नहीं आ रहा, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और साथ साथ में यूरिथ्रा के अंदर प्रॉब्लम भी हो रही है, पेन वगैरह भी हो रहा है, ठीक है। तो बताओ व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स क्या करे पहली बात। नर्स, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्या करे ऐसे में। ऑप्शन कहता है मिल्क द ट्यूबिंग जेंटली, उस ट्यूब को आगे पीछे ले, अब तो नहीं हो रहा दर्द, तो ऐसा नहीं करना। दूसरा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि उसको फोन करे भाई आ जाओ यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया, डॉक्टर को बुला ले, नहीं तो ये तो नहीं करना, ये भी नहीं करना। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर भी आके यही बोलेगा तू किस लिए पढ़ी है, तेरे को क्या सिखाया है तेरे मास्टर ने, और इनडायरेक्टली गाली मेरे को आने वाली है वो। चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर, उस कैथेटर की पेटेंसी को देखें, चलो देखते हैं क्या होता है। पेटेंसी का मतलब कैथेटर सही है या नहीं है, लगा है कि नहीं लगे, कहाँ तक खींच के आ गया है। इरिगेट द कैथेटर विद प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन, कैथेटर को इरिगेट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा इरिगेट कहाँ करते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन, याद रखना वो तब करते हैं जब एक प्रॉब्लम होती है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, तब करते हैं, तब करना होता है। तो जब किसी, इतनी बड़ी बात कहाँ है, सीधा वही है, ये वही कह रहा है गांव में कोई पड़ा है उसको कैथेटर थोड़ा खिंच गया, तो उस टाइम पर क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, देखना कैथेटर वाकई में खिंचा हुआ है या नहीं खिंचा हुआ। अगर मान के चलें आपको वहां पर चेक करनी है जो कैथेटर है वह ढंग से लगा है कि नहीं लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कैथेटर कहीं से मुड़ा हुआ हो, कहीं से मुड़ा हुआ हो, या कोई ट्यूब में प्रॉब्लम हो रही हो, या कहीं खिंचाव बन गया हो, तो इसका मतलब ऐसा है। तो पहली बात आपको ऐसा नहीं, ट्यूब को मैंने बताया था ऐसा तो नहीं करना है, बोले तो नहीं रुक 1 मिनट में देखती हूँ, तो इस तरीके से नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूँ नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी नोटिफाई करोगे, और वो एकदम से आ गया, उसने देखा कैथेटर मुड़ा हुआ, तो आपको 2-4 सुना के जाएगा, तेरे को समझ में नहीं आता, इतने की बात के लिए मैं बुलाया था, समझ लो मेरी बात है। तो उसको नहीं बुलाना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको अनकंफर्ट हो रहा है केवल, और कैथेटर के बारे में नर्स जानती है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इरिगेट, जब कैथेटर लगा हुआ हो तो उसको इरिगेट करने की कोई, इरिगेट का मतलब ये होता है कि बार बार इसको साफ करते रहो, तो क्या जरूरत है, यूटीआई थोड़ी है इसको, एक कैथेटर ही तो है, दर्द वगैरह ही तो हो रहा, अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन होता, कोई प्रॉब्लम होती तो इसको इरिगेट करना होता, इरिगेट का मतलब साफ सफाई करते रहो। अगर मैं बात करूं चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर, ये कह रहा है कि आप एक काम कर लीजिए, कैथेटर को देख लीजिए, जैसे आपने कैथेटर लगाया, जिसने आपने कैथेटर लगाया, आप सब लोग जानते हो कैथेटर जब लगाते हैं तो उसके अंदर, कैथेटर जब लगाते हैं तो उसके अंदर इस तरीके से कैथेटर लगेगा, तो उसके अंदर ये वाला बैलून फुलाना होता है। अब ऐसा तो नहीं है आपने जब कैथेटर लगाया था तो उस स्थिति में ये कैथेटर यहां तक नहीं पहुंच पाया था, यहीं तक पहुंच पाया, और आपने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो उसके लिए डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने जो बैलून लगाया है वो कहीं ना कहीं इसको इरिटेट कर रहा हो, अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब आप एक बार दोबारा से फ्लूइड को बाहर निकाल के दोबारा से इंसर्ट कर दो, उसको अनकंफर्ट नहीं लगेगा, अरे हाँ या ना। मैंने खुद हाथों से ऐसा किया है कई बार, एक पेशेंट का ऐसा हो गया था, उसको दर्द हो रहा था, निकाल के फ्लूइड दोबारा से लगा दिया, मस्त आराम से चल रहा था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर को नोटिफाई नहीं कराना, तो आपको उसको असेस कर लेना है, एक बार अच्छे से असेस कर लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं है उसको डामाडोल करते रहने, इधर हो जा उधर हो जा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो बताओ, पढ़ तो लो ढंग से पहले, ABCD में से क्या होगा, एक काम कर लिया करो आप लोग कल से,
अपने आंसर जो सटीक बैठा करें लिख लिख लिया करो, उससे क्या है आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज सही थी या सही था। और जो बच्चे नए ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, भूत नहीं है ये हो रहे, तो ऐसे ही ये लोग सीख रहे थे, आप भी सीख जाइए, ठीक है, मस्त रहो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हिम्मत हार के बैठ जाओ, कंफर्टेबल जोन में नहीं, अनकंफर्टेबल जोन में तो रहना ही पड़ेगा। मुझे पता अभी ऐसा लग रहा होगा यार कितना क्वेश्चन टिपिकल है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। आपका मन कर रहा हो घर जाके अब तो सोऊंगी, खतरनाक तरीके से सोऊंगा, क्या कर लोगे सो के। तो इसलिए अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में ही रखना है जितना कोशिश हो, आराम में नहीं। कहीं ऐसा नहीं एक दिन क्वेश्चन यूज कर लिए, क्लास ले ली, दूसरे दिन बोले कि अब नहीं, अब तो बहुत हो गया, खोपड़ी फट रही है मेरी, फट जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी क्या करोगे इसका। चलो, कहता है एक क्वेश्चन, क्या कहता है, एक क्लाइंट एक्सपीरियंस, सुन लो, एक क्लाइंट महसूस कर रहा है डिफिकल्टी इन वॉइडिंग, वॉइडिंग का मतलब होता है आज ही बताया यूरिन का पास आउट करना। एक व्यक्ति है उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि दर्द हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है यूरिन पास आउट करने के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आफ्टर इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर लगने के बाद, पहली बात तो याद रखें, हाँ निकालने के बाद, पहली बात तो याद रखें, बे कैथेटर जो लंबे समय तक लगे रहते हैं उन कैथेटरों को बोलते हैं इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या नाम देते हैं? इनड्वेलिंग कैथेटर। मतलब ऐसे कैथेटर जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होते हैं, इज दैट क्लियर, लॉन्ग टाइम के लिए। अब बात यह आती है कि आपने, कोई व्यक्ति था उसके इनड्वेलिंग कैथेटर लगा रखा था, अब वो जैसे निकाल दिया तो उस व्यक्ति को डिफिकल्टी हो रही है यूरिन पास आउट करने में। अच्छी बात है, बोले निकल गया तो यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे डिफिकल्टी हो रही है। सुनो, कैथेटर इज रिमूव्ड, to what does the nurse determine that this most probably related, ऐसा नर्स क्या बताएगी, क्या सोचे या क्या इसका दिमाग में लाएगी, ऐसा क्यों हो रहा होगा। दोबारा बता रहा हूं, जैसे आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे थे बेटा, एक व्यक्ति था, आप लोगों ने क्या किया, उसका 1 महीने से कैथेटर डला हुआ है, ठीक है, कितने महीने से? 1 महीने से। अब सुनो कहानी को, अब 1 महीने से उसका कैथेटर डला हुआ है, तो आप बताओ वो कैथेटर डला है तो ऐसा यूरिन जितना भी बन रहा है वो बाहर जा रहा है, जितना बन रहा है वो बाहर जा रहा है। कोई आईयूएस थोड़ी काम कर रहा है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर काम थोड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैथेटर में जितना भी बना वो बाहर जा रहा है, और जब लगातार बाहर जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप बताओ क्या इसकी ब्लेडर की मसल्स पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब 1 महीने से ऐसा चल रहा था, तो बताओ जब किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं दिया जाता तो वो खाली होंगे, तो इसका मतलब मस्ती में रहेंगे, उनकी आदत कम हो जाएगी। तुमको नहीं पढ़ाया जाता तो तुम पढ़ लोगे क्या? हाँ नहीं, कौन पढ़े, क्या पढ़ना, कल ही नौकरी लग जान दो, मेरी शक्ल भी देख जाओ तुम कल ये सत्य है, बोले तो कल ही नौकरी लग जाए ना, बाहर में जाए, अब नहीं पढ़ना क्योंकि नौकरी लग गई, काम हो गया। तो इसका बोले तो यूरिन का ड्रेन कर रहा था पहले कैथेटर, अब एकदम से कैथेटर हटा दिया आपने। अब बताओ कैथेटर हटाया तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका यूरिनरी जो ब्लैडर होगा, तो बताओ इसका जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होगा वो बंद होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब इसमें यूरिन भरेगा तो बताओ इसकी मसल्स के अंदर खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? मसल्स में खिंचाव आएगा, और मसल्स में खिंचाव आएगा तो इसका मतलब ये वाली मसल्सों में भी खिंचाव आएगा और यूरिन पास आउट होगा, तो इसको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि ब्लैडर के अंदर यूरिन भरेगा तो पहले तो वो ऐसे हो गई थी, ठीक है, अब उनमें लगातार भरा जाएगा, और लगातार भरा जाएगा तो मसल्स के अंदर खिंचाव आने से उस व्यक्ति को डिफिकल्टी होगी वॉइडिंग करने में, यूरिन पास आउट करने में, क्योंकि पहले आदत लग चुकी थी, जितना बन रहा था उतना ही, भाई यूरोबैग से बंधा हुआ था ना मामला, तो इसलिए पास आउट हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये इसका कारण ये है कोई प्रीवियस वॉइडिंग हैबिट, जो वॉइडिंग हैबिट थी, जो प्रीवियस इसको कैथेटर वाली थी, वो आदत थी, उसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कहने का मतलब ये होता है कि इसका कारण है प्रीवियस वॉइडिंग हैबिट, पहले वॉइडिंग करता था ये कैथेटर से, अब कैथेटर हटा दिया, पेट में बोले तो खाना, बोले तो आप लोग एनजी ट्यूब वगैरह से डालते थे, आपने ट्यूब हटा दिया, अब खाना डायरेक्ट खाएंगे तो कहीं ना कहीं अटका अटकी करके तो जाएगा अंदर, अरे हाँ या ना? तो बस वही कहानी समझ लीजिए। तो इसका मतलब यही कह रहा है, क्लाइंट एक्सपीरियंस डिफिकल्टी वॉइडिंग आफ्टर इनड्वेलिंग कैथेटर। अगर इसमें इनड्वेलिंग कैथेटर ना देता, कोई और कैथेटर देता, तो कोई और कारण हो सकता था। इनड्वेलिंग कैथेटर, अगर मैं बात करूं
ऐसे कैथेटर होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक यूज होते हैं, रिमूव किया तो व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन दिस मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड, किसके कारण हो रही है, तो फ्लूइड इम्बैलेंस, इससे कोई मतलब नहीं है, पानी के इम्बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, बोले तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, इससे भी कोई मतलब नहीं है, नर्वस टेंशन बोले तो अगर मैं बात करूं फॉलोइंग द प्रोसीजर, इसका भी कोई मतलब नहीं है, मोस्ट कारण है इसका प्रीवियस वर्डिंग हैबिट्स। ये क्लियर है ना आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन आंसर कीजिए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन देने की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? कितना? इतना तो समझ में आ रहा होगा सीधा सीधा। कितनी टैबलेट? अरे 6 टैबलेट होंगी। अरे सीधा सीधा बोला है इसने, एक फलाना ढिकाना मरीज है, क्लाइंट विथ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा है ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री पास आउट। मेन मुद्दे पर आइए, रिसीविंग ऑक्सीब्यूटाइरिन, ये एक ड्रग यूज कर रहा है जिसको ऑक्सीब्यूटाइनिन बोलते हैं, याद रखना ये ऐसी ड्रग होती है जो कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको अल्टर्ड करती हैं। आपको यहाँ पर ड्रगों पर ध्यान नहीं, मेन पर्पज पर ध्यान देना, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था, उस व्यक्ति को ड्रग चालू की गई, ये ड्रग थी, अगर मैं बात करूं 30 मिलीग्राम 30 mg की ड्रग, इतना बोले तो डॉक्टर ने कितना लिखा है, प्रिस्क्राइब कितना किया है कि इसको कितना देना है, 30 mg देना है। लेकिन अगर बात करें ईच टैबलेट कंटेन, लेकिन जिस इस व्यक्ति के पास जो डोज है वो कितने mg की है, डॉक्टर ने कितना mg देने के लिए बोला है, 30 mg। हमारे पास कितने mg की गोली है, तो अगर हमें 30 mg देना है तो कितनी गोली दे दो, 6 35, तो उसको कितनी डोज मिल जाएगी, 30 mg। ये तो सिंपल है ना, अरे हाँ या ना, ओके। अगला करो, आंसर करो। आज तो प्रोस्टेट के पीछे पड़ गए सर आप। कोई बात नहीं है। एक क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द, एक क्लाइंट है, आंसर कर रही है क्या, एक क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, उसको प्रोस्टेट का कैंसर है, रिक्वेस्ट द यूरिनल एट फ्रिक्वेंट इंटरवल बट आइदर डज नॉट वॉइड और वॉइड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, व्हाट डज द नर्स कंक्लूड इज मोस्ट लाइक द पॉजिटिव फैक्टर। सीधा सा बात कहा है इसने, इससे सिंपल भाषा कभी हो नहीं सकती। इसने सीधा बोला भाई कि एक व्यक्ति है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड है, मतलब प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, वही बीपीएच। ये कहना चाह रहा है कि बताइए एक व्यक्ति है जिसको बीपीएच नाम की प्रॉब्लम है, तो आप सब लोग जानते हो बीपीएच होगी तो क्या यूरिन पास आउट होगा, तो यूरिन पास आउट नहीं होगा तो किस में भरा रहेगा, और तो बताओ जब अंदर भरा रहेगा तो क्या होगा, रिटेंशन, अरे क्या होगा, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं, इसने बोला एक व्यक्ति है जिसको प्रोस्टेट कैंसर है, अगर मैं बात करें उसको यूरिनल एट फ्रिक्वेंट, मैंने आपको बताया था जब किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो बेटा उसको बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, बार बार यूरिन का पास आउट करने की इच्छा तो होती है, लेकिन वो खाली नहीं कर पाता क्योंकि आगे रास्ता बंद है। भाई मिक्चुरेशन सेंटर को स्टिमुलेशन तो जाएंगे लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, तो इसलिए उसको बार बार फ्रिक्वेंट अर्ज होती है थोड़े थोड़े इंटरवल में, बट आइदर डज नॉट बॉइड, लेकिन क्या ढंग से पास आउट कर पाता है, नहीं। अगर बॉइड करता भी है तो थोड़ी बहुत मात्रा में, वेरी स्मॉल अमाउंट, मैंने ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन बताया था, स्मॉल अमाउंट में पास करता है, तो व्हाट डज द नर्स कंक्लूड मोस्ट लाइकली द पॉजिटिव फैक्टर, ऐसा करने का कारण बोले तो, या ऐसा होने से क्या होगा, तो एडिमा होगा क्या, नहीं, एडिमा से क्या करना, प्रोटीन की कमी से होता है एडिमा,
डिसयूरिया होगा क्या? हाँ डिसयूरिया भी होगा, लेकिन डिसयूरिया का इससे रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत कम है देन द रिटेंशन, रिटेंशन की तुलना में। अगर ऐसा होगा तो यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होगा, जिससे अपन रिटेंशन के नाम से जानेंगे। सप्रेशन इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात सभी को क्लियर है क्या? जब किसी व्यक्ति को बीपीएच की प्रॉब्लम होगी तो नर्स देखेगी लगातार उसका ब्लैडर के अंदर पानी भरता जाएगा, फ्लूइड बढ़ता जाएगा, जिसे मैंने बताया था इम्प्रॉपर एम्प्टीनेस ऑफ ब्लैडर। हाँ बोल। हाँ सप्रेशन किसका करवाना है? बीपीएच का। हाँ सुनो, यूरेथ्रा के सप्रेशन की बात नहीं कही इसने, ये बोला है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को यूरिन पास आउट हो रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, सुनो जरा ध्यान दें, किसी को यूरिन पास आउट हो रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, तो बताइए इसका कारण। बोले तो ब्लैडर के अंदर की बात हो रही है, यूरेथ्रा की नहीं हो रही। उसने ये तो बता दिया कि इसको प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को। ये कह रहा है, ये तो बता दिया सप्रेशन इससे तो हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी वजह से, सप्रेस होने की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से इस व्यक्ति को इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत कर पा रहा है। हाँ सप्रेस तो वो हो ही रहा है प्रोस्टेट से, तो इसका मतलब ये अगर सप्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम होगी? तो ब्लैडर के अंदर फ्लूइड भरता रहेगा। और दूसरा इसमें ये भी दे रखा है बेटा, देखो कि ये यूरिन पास आउट कर रहा है वेरी स्मॉल अमाउंट, जब बाहर नहीं निकलेगा तो इसमें भरेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये बोल देता यूरिन पास आउट कर रहा है ज्यादा अमाउंट में, तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखें, बोले तो अपन बोल सकते थे कि यूरिन बाहर निकल रहा है तो रिटेंशन नहीं होता। तो यूरिन ही बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रहा है तो ब्लैडर के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, जिसे अपन रिटेंशन का नाम देते हैं। नहीं, वो ये कॉजेटिव फैक्टर नहीं पूछ रहा, आपको सुनने में समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि ये आगे जाके क्या कॉज कर सकता है, यूरिनरी रिटेंशन कर सकता है। समझो मेरा कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति हुई, किसी का यूरिन पास आउट ढंग से नहीं हुआ, आप इस लाइन पर जाइए कि अगर किसी व्यक्ति का यूरिन पास आउट ढंग से नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति के कारण क्या हो सकता है? तो ब्लैडर के अंदर यूरिन भर सकता है। क्या? हाँ ये कंडीशन बन सकती है। नहीं, वो ये कह रहा है आगे जाके क्या कॉज कर सकता है, कॉजेटिव फैक्ट पूछ रहा है ये, नॉट फैक्टर। नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका क्या पॉजिटिव फैक्ट बनेगा। फैक्टर और फैक्ट में अंतर होता है। फैक्ट क्या बनेगा, क्या तथ्य निकल के आएगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका क्या पॉजिटिव, आप इस चीज को समझिए। मोस्टली जो मैं बोल रहा हूं, यूरिन पास आउट नहीं होगा तो सप्रेशन वप्रेशनों से कोई मतलब नहीं है। सप्रेशन का क्या मतलब है? सप्रेस तो बीपीएच ही कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होगा, तो वो ये कह रहा है क्या इससे हो सकता है, तो एडिमा से कोई मतलब नहीं है। सप्रेशन से इसलिए मतलब नहीं है, बीपीएच खुद सप्रेस कर रही है, तो जब एक बार बोल लो चाहे 4 बार बोल लो तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। इस व्यक्ति का 2 ऑप्शन राइट हैं, डिसयूरिया और रिटेंशन, लेकिन ऐसी सिचुएशन देख के इस व्यक्ति का यूरिनरी रिटेंशन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। चलो ये राइट आंसर कर दो, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी, ये सी और ए, एक और बचा है तो इसको भी कर आगे फ्री करो कोई ना कोई। हाँ क्या हो सकता है, एक और कोई बोलने वाला है क्या डी वाला? नहीं बोलना डी, ठीक है। सुनो तो, सुनो, विच नर्सिंग एक्शन, विच नर्सिंग एक्शन, सुन लो ध्यान से, विच नर्सिंग एक्शन कैन बेस्ट प्रिवेंट, आवाज नहीं प्लीज। अगर मैं बात करूं विच नर्सिंग एक्शन कैन बेस्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर,
ये फिर वही लफड़ा हो गया, सुन लो। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, लो ये वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है। इसने बोला कि कौन सा नर्सिंग एक्शन है बेस्ट रहेगा प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन को। मतलब इसमें से आप क्या करना चाहोगे जिससे इन्फेक्शन बच जाए। जब किसी व्यक्ति को कौन सी प्रॉब्लम हो रही हो, यूरिनरी रिटेंशन, तो याद रखना, और उस टाइम पर आपने क्या लगा रखा हो, कैथेटर। पूरी कहानी सुन लो। क्वेश्चन, जब क्वेश्चन समझ में ढंग से आ जाते हैं तो आंसर निकल आते हैं। मेरा कहने का मतलब इसने ये बोला कि एक व्यक्ति है, उसको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए आपने उसको यूरिनरी रिटेंशन था और कैथेटर डाल दिया, कैथेटर लगा हुआ है, तो आप क्या करना चाहोगे कि इसको इन्फेक्शन ना लगे। तो पहली बात, तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं, प्लीज ध्यान दीजिए, जब भी किसी व्यक्ति को कैथेटर डाला जाता है, जब भी किसी व्यक्ति को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कैथेटर डाला जाता है, तो कैथेटर डालने के बाद, सुनो, डालेंगे तब सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन लगता है वो मिएटस से लगता है। किससे लगता है, ये ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं, ये जो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, जैसे आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये मिएटस, जो एक्सटर्नल मिएटस कहलाता है, एक्सटर्नल मिएटस कहलाता है, इससे इन्फेक्शन लगने का ज्यादा खतरा। अगर आप कैथेटर बार बार डाल रहे हो, या मान के चलिए रिटेंशन को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या कैथेटर डालोगे तो यहां पर कोई इन्फेक्शन होगा, तो ये इन्फेक्शन यहां जा सकता है। यूटीआई पढ़ाया था मैंने, बताया था असेंडिंग नेचर का यूटीआई होता है, अरे हाँ या ना, और मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको बार बार इसके मिएटस की प्रॉपर, क्योंकि यहां से डिस्चार्ज भी होते रहते हैं कुछ, तो बार बार आपको, और उसके अलावा पेरिनियम एरिया भी होता है, अनहाइजीनिक भी मेंटेन हो सकता है, तो इसलिए कोई कैथेटर लगा हुआ है तो यहां से गंदगी अंदर जा सकती है, इसलिए आपको इसकी प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल मिएटस है, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, क्लीन। अब पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं है। अगर बात करें क्लीनिंग द पेरिनियम, पेरिनियम केयर कर रहे हो, इससे अच्छा तो उसके मिएटस को ही केयर कर दो। ये भी आंसर सही है, पेरिनियम की भी केयर करनी चाहिए, लेकिन उससे बेस्ट आंसर ये कि आप मिएटस भी ऑप्शन में दे रखा है, तो पेरिनियम केयर करते रहे और मिएटस में इन्फेक्शन लग गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। जब भी किसी व्यक्ति को यूटीआई नाम की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बताया था उसको फ्लूइड पिलाना चाहिए और पानी देना चाहिए, लेकिन इसको पानी देने से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो कैथेटर के द्वारा वॉश हो रहा है, खुद नहीं हो रहा, और इसको यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको वैसे पानी पिलाओगे तो वो बोले तो कैथेटर निकाल दोगे तो वो वैसे भर जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इरिगेट द कैथेटर वंस डेली, आप डेली कैथेटर को इरिगेट करो, आप बार बार कैथेटर को निकालोगे तो क्या कोई इंजरी नहीं हो सकती क्या, तो इसलिए आप कैथेटर को इरिगेट नहीं करोगे, आप उसके लगातार ये मिएटस वाला जो एरिया है इसको क्लीन करते रहोगे। पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, कल कुछ और चर्चा हम करेंगे। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।